पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में यूकैरियोट्स का एक दूसरा स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल का, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इन चीजों के और उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो इन चीजों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए सबसे पहली चीज जो हम लोगों को याद रखनी है इस माइटोकॉन्ड्रिया में कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डबली लेयर्ड structure consisting of two membranes। दो मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन थे, वैसे यहाँ भी दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जो पहला जो मेम्ब्रेन है वो बाहर का मेम्ब्रेन है, सो दैट इज कॉल्ड एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट की ही तरह दो मेम्ब्रेन इसमें भी होते हैं, डबली लेयर्ड स्ट्रक्चर है। बाहर का मेम्ब्रेन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाता है और अंदर का मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाता है। लेकिन इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन था वो एकदम स्मूथ था, उसमें कोई फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें मॉडिफिकेशंस होता है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे हम लोग उसी पॉइंट को लिखेंगे कि द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कि यहां पे लिखेंगे क्या कि द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ये फोल्ड होता है, इज फोल्डेड इनवर्ड, अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ, इनवर्ड in the form of finger like, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्ड होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टी कहलाता है। कहने का मतलब, जो सपोज कीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन होगा इसमें ये ऐसे, ये क्रिस्टी के फॉर्म में, ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जो है क्या होते हैं, ये ऐसे फोल्डेड होते हैं इस तरह से। तो आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये इस तरह के
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये ऐसे फोल्डेड होता है, ये ऐसे फोल्डेड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी में एक और मॉडिफिकेशन होता है क्या कि इसमें जो है ये इस तरह से ये F1 F0 पार्टिकल ऐसे इसमें लगे रहते हैं, ये ऐसे F1 F0 ये पार्टिकल ऐसे इसमें लगे रहते हैं। सो इट इज F1 F0 पार्टिकल। तो इसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, से F1, इसका नाम है F1 F0 पार्टिकल इसे कहते हैं, या इसी को ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम्स भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। तो ये आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखेगा। अच्छा, अब ये क्रिस्टी में कन्वर्ट होने से फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और किस चीज का सरफेस एरिया? तो रेस्पिरेशन के लिए जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग रीजन क्या लिखेंगे कि द क्रिस्टी, क्रिस्टी करता क्या है? सो द क्रिस्टी इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया फॉर the action of respiratory enzymes। ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, उनका सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि क्या हो जाए, वो सरफेस एरिया बढ़ जाने से जो एक्शन है रेस्पिरेटरी एंजाइम का वो बढ़ जाता है। तो इससे रेस्पिरेशन अच्छे तरह से होने लगता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जरा उसको हम लोग देखें। लेट अस सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका हम डायग्राम यहां बना रहे हैं कि किस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये ध्यान से देखिए कि ये डायग्राम बनेगा कैसे। तो ये जो है ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इस तरह से ये बनाएंगे। और इसमें देखिए ये जो है ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाएंगे ऐसे। ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें। और इसके अंदर देखिए ये क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसे कहेंगे। ऐसे ये पूरा जो है क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इसी के अंदर जो है ये हम ऐसे क्या बना लेंगे, ये जो है ये राइबोसोम्स इस तरह से इसमें बनेंगे ऐसे। ये इसमें ये सारे सब क्या हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं। देखिए ये ऐसे जो है ये सभी क्या हैं, ये सभी राइबोसोम्स हैं ऐसे। ये राइबोसोम्स है ये सभी। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए इसके
अंदर जो है वो इस तरह से ऐसे ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे आप जो है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनाया था हमने इस तरह का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसे जो है, अब इसका नाम, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो होता है, इट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या होता है, ये फोल्डेड होता है, इट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी, ये क्रिस्टी के फॉर्म में फोल्ड होता है। और इसी में जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पाया जाएगा। देखिए ये जो है, ये ऐसे जो है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे, ये देखिए इसमें भी होगा ये ऐसे, इसमें ये ऐसे होगा, इसमें भी ये ऐसे, और यहाँ भी ये ऐसे होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ भी ये ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, यहाँ भी ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहाँ भी होता है ये। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये पाया जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये सभी जगह ये ऐसे पाए जाते हैं, यहाँ भी ये पाया जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर ये ऐसे पाया जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम्स। इसे हम क्या कहते हैं, वो ऑक्सीसोम्स इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो काला वाला स्ट्रक्चर है, ये काला वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम होता है, ये कैसा होता है, इट इज 70S टाइप, ये 70S टाइप होता है। और उसके बाद जो है, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड DNA। ये जो है, ये प्लाज्मिड DNA जो स्ट्रक्चर है, वो ये है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। सो दिस इज व्हाट इज प्लाज्मिड। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। आपको देखिए, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, तो क्लोरोप्लास्ट में जो अंदर की मेम्ब्रेन थी, उसमें कोई इनफोल्डिंग्स नहीं थी। लेकिन देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया हूं, तो इसमें क्या है, अंदर इनफोल्डिंग्स है, आप इनफोल्डिंग्स देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को इनफोल्डिंग्स कहते हैं। और इसके बाद इसमें और क्या होगा कि ये जो अंदर डॉटेड जो हमने दिखाया है, जो डॉटेड है ये, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी सिमिलरिटीज, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं। तो देखिए, यूकैरियोट्स में ये दो स्ट्रक्चर, यूकैरियोट्स में जो दो स्ट्रक्चर हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट,
ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं यूकैरियोटिक सेल के जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, और ये सिमिलैरिटीज ये इंडिकेट करती हैं कि इनका इवोल्यूशन प्रोकैरियोट से हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से इनका ओरिजिन है। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, ये इंडिकेट करता है। अब जरा देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दें, फिर उस पर हम आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए इसमें काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए यहाँ कॉन्ड्रिया के बारे में देखें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ये है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है इसको जरा हम लोग देखें। तो देखिए एक ही रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी फॉर्म होती है। सेल के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हम सेल काम करता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, वो एनर्जी कहाँ जनरेट होती है, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हो गया क्या कि ये जो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया is the site of aerobic respiration, aerobic respiration, aerobic respiration, respiration, and is involved in the generation of energy, and is involved in the generation of energy, ये एनर्जी को जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करते हैं। और कैसे, तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी जनरेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखें अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो देखिए ये C6H12, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, इसका जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और कंप्लीट कंबशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, और एक्चुअली इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे देखें हम कॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, कॉन्ड्रिया में। तो क्या होगा ये जो है ये प्रोडक्ट इसका बन जाता है CO2 प्लस H2O, ये बन जाता, और प्लस ये 36 या 38 ATP, ये एनर्जी जनरेट होती है। And it is huge amount of energy which is generated by the oxidation of the food. फूड के ऑक्सीडेशन से huge amount of energy जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमें याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है क्या, इसीलिए हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया is called, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
सेल का ये पावर हाउस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पे कैसे एनर्जी जनरेट होती है, तो एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, यानी ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन की साइट होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए large amount of huge amount of energy is generated and that's why mitochondria is called powerhouse of the cell। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि why mitochondria is called powerhouse of the cell, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि mitochondria is called powerhouse of the cell because huge amount of energy is generated by the oxidation of food in the presence of oxygen in the mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, और ये एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, दिस माइटोकॉन्ड्रिया is called powerhouse of the cell, powerhouse of the cell because huge amount of energy, because huge amount of energy in the form of ATP is generated by the oxidation of ग्लूकोज कह लीजिए या इसी को फूड कह लीजिए, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और फूड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और वो इसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद वो रिएक्शन लिखेंगे, C6H12O6 प्लस O2 एरो के ऊपर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, C6H12O6 प्लस O2 एरो के ऊपर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एरो के नीचे लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरो के बाद लिखेंगे CO2 प्लस H2O प्लस 38/36 ATP एनर्जी। इतनी चीजें हम लोग लिखेंगे, तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, द एंजाइम्स कह लें हम कि द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन का जो एंजाइम है, द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, एंड द इंफॉर्मेशन for the formation of enzyme is present in, कहाँ प्रेजेंट होता है,
is present in mitochondrial प्लाज्मिड डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है उसी में ये इंफॉर्मेशन होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का साइट होता है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मिड जो डीएनए पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें पाया जाता है, उसमें वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट अगर आप देखेंगे, जो याद कीजिए हमने आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था। तो फोटोसिंथेसिस के बनाने वाले एंजाइम का इंफॉर्मेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस एंजाइम को बनाने का इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट में भी इसलिए बताया था आपको कि प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। और उसमें किस चीज का इंफॉर्मेशन होगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है उनको बनाने का इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम को बनाने के इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद होना है, ये चीज आपको पता होना है, ठीक है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, बहुत सिमिलरिटी है। अब क्या क्या सिमिलरिटी है हम एकदम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, बहुत सिंपल टर्म में आपको हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों में 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। बोथ हैव 70s राइबोसोम, दोनों में 70s राइबोसोम होगा। दोनों में प्लाज्मिड डीएनए पाए जाते हैं, दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और आपको याद कीजिए बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में भी यानी बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी प्लाज्मिड आपको पाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो, अच्छा देखिए इसमें प्लाज्मिड पाया जा रहा है तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। दोनों में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों में एनर्जी बनती है, ठीक है। दोनों में क्या होगा, एनर्जी बनती है। क्लोरोप्लास्ट में भी एनर्जी बनती है, ठीक है, और यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी बनती है। तो क्लोरोप्लास्ट में 18 एटीपी बनती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में 36 और 38 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से हम कुछ समरी इसकी बता देते हैं आपको, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे। तो यहां देखिए, यहां हम हेडिंग डाल रहे हैं सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए पहली सिमिलरिटी तो ये हो जाएगी कि बोथ हैव 70s राइबोसोम, दोनों में 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये पहली सिमिलरिटी है। लाइक प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स के तरह इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या होगी कि बोथ दोनों क्या करते हैं, बोथ प्रोड्यूसेस एटीपी, दोनों एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें देखिए दिस क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूसेस कितनी एटीपी, 18 एटीपी एंड माइटोकॉन्ड्रिया
produces 36/38 ATP। ये 36 या 38 ATP बनाते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी हो गई। इसके बाद और क्या सिमिलैरिटी होगी? उसके बाद जो तीसरी सिमिलैरिटी है, both have प्लाज्मिड डीएनए। दोनों में क्या होता है? ये प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक है, हेंस इसलिए दोनों को हम क्या कहते हैं? बोथ आर कॉल्ड इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इन्हें कहते हैं। ऑर्गेनेल उन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या होगा कि दोनों प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, और फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि बोथ का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर which evolved from prokaryotes। ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कहां से? प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए। ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैं जो कहां से इवॉल्व हुए? वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को आपको एक साथ इसलिए बताया कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों का फंक्शन देखिए एक जैसा है। तो अगर आपसे सिमिलैरिटीज पूछी जाएंगी तो आप ये दोनों सिमिलैरिटीज बताएंगे। ठीक है, डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो डिफरेंसेस में आप ये बताएंगे कि एक को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे फूड की सिंथेसिस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये फंक्शनल डिफरेंस है इन दोनों में। सो दिस इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहां तक चीजें आपको क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आप लोग स्ट्रक्चर जरूर तैयार कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। बात समझ में है आप लोगों को? कोई दिक्कत? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन गेट इट क्लियर।